इसके बाद सर आगे बढ़ते हैं। अब हम बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को जीरो से स्टार्ट करने लगे हैं। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को जीरो से स्टार्ट करने के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका मैं समझता हूं वो है चार्जिंग सेक्शन। वो है हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 4, दैट इज चार्जिंग सेक्शन। देखिए, कोई भी टैक्स लॉ है ना, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, चाहे वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे वो कस्टम ड्यूटी हो, जितने भी टैक्स लॉज हैं पाकिस्तान में, तो हर टैक्स लॉ में एक सेक्शन को नाम दिया जाता है चार्जिंग सेक्शन का। बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि चार्जिंग सेक्शन की रेलेवेंस या इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि ये पूरे लॉ का समझ लो कि दिल है, या पूरे लॉ की रूह है। बेसिकली ये वो सेक्शन है जो कि ऑर्डिनेंस के डिफरेंट सेक्शन को ये अथॉरिटी देगा, ये पावर देगा, ये इंप्लाइड अथॉरिटी देगा कि वो डिफरेंट तरह की इनकम के ऊपर टैक्स इंपोज कर सके। जो भी टैक्स लो मैं आपको कवर करवाऊंगा, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, चाहे वो एफआरडी हो, हम हमेशा चार्जिंग सेक्शन को सबसे पहले देंगे। रीजन बीइंग कि चार्जिंग सेक्शन वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, या मैं कह सकता हूं कि पूरे ऑर्डिनेंस का दिल है, जो कि पूरे ऑर्डिनेंस के डिफरेंट सेक्शंस को ये अथॉरिटी, ये पावर देगा कि वो डिफरेंट तरह की इनकम के ऊपर टैक्स इंपोज कर सके। चार्जिंग सेक्शन की एक्चुअल वर्डिंग्स नहीं, कुछ समरी वर्डिंग्स मैंने आपके सामने लिखी है। टैक्स शैल बी imposed on every person having income for the year. Tax shall be imposed on every person having income for the year. तो चार्जिंग सेक्शन की हमारे पास बजाय बड़ी सिंपल सी वर्डिंग है, टैक्स शैल बी imposed on every person having income for the year, कि हर पर्सन जिसके पास एक साल में इनकम हो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन अगर इस सिंपल सी वर्डिंग्स को अभी हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम करें ना, तो हमारे सामने चार इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल के सामने आती है। हमें टैक्स की टर्म, टैक्स का डेफिनेशन, टैक्स का मतलब पता होना चाहिए, हमें इनकम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हमें पर्सन की टैक्स कैटेगरीज का पता होना चाहिए, और हमें ईयर या टैक्स ईयर के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इन चार बेसिक टर्म्स को समझेंगे, उसके बाद फिर हम अपने हेड्स ऑफ इनकम के ऊपर आ रहे होंगे। बेसिकली सबसे पहले और सबसे आसान सी टर्म है हमारे पास टैक्स। तो टैक्स की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है सेक्शन 2 की क्लॉज 63 में। अच्छा, चूंकि डेफिनेशन का जिक्र आया है तो थोड़ा पहले डेफिनेशन के हवाले से जिक्र कर लेते हैं कि डेफिनेशन कितनी तरह की होती है और लॉ में डेफिनेशन किस किस तरह से दी जा रही होती है। तो अगर आप अपने पास सेकंड प्रेजेंटेशन की सेकंड लास्ट स्लाइड पे आओगे तो आपके पास आ रहा होगा मीनिंग ऑफ द डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। देखिए, जब हम टैक्स लॉ को देखेंगे या जब हम इनकम टैक्स लॉ को देखेंगे तो इनकम टैक्स लॉ में मल्टीपल तरह के वोकैब इस्तेमाल हुए होंगे इंग्लिश के। अब इन टर्म्स को क्या मीनिंग देनी है उसके लिए ये सारी डिस्कशन में कर रहा हूं। देखें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डेफिनेशंस बेसिकली दो जगहों पे दी होंगी। एक तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेकंड शेड्यूल सेक्शन 2 है जिसका टाइटल ये डेफिनेशंस। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक सेक्शन है सेक्शन 2 जिसका टाइटल ये डेफिनेशंस, जिसमें कोई 50, 60, 70 डेफिनेशंस दी हुई है। और इसके अलावा कुछ चीजों की डेफिनेशन अलग अलग सेक्शन में प्रोवाइडेड होंगी। कुछ डेफिनेशंस हमारे पास सेक्शन 2 में गिवन है और कुछ डेफिनेशन ऐसी है जो कि बाकी सारे सेक्शंस में डिफाइन की गई होंगी। और इसके अलावा भी बेतहाशा टर्म्स ऐसी होंगी जो कि इनकम टैक्स लॉ में डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ तो कानून है ना, कोई डिक्शनरी तो नहीं है कि यहाँ हर चीज को डिफाइन किया जाए। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लॉ में करने डिफाइन करती है, लेकिन स्टिल बेतहाशा टर्म्स ऐसी होंगी जो कि डिफाइन लॉ में नहीं होंगी। तो पहले तो मैंने लिखा है कि अगर कोई टर्म इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइन है तो क्या होगा, और दूसरी तरफ मैंने लिखा है कि अगर कोई टर्म इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइन नहीं है तो क्या होगा। अगर कोई चीज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइन नहीं है तो फिर इसकी जनरल डिक्शनरी डेफिनेशन को अडॉप्ट किया जाता है, जो आम जिंदगी में जो कॉमन डिक्शनरी में उसकी मीनिंग होगी उसको अडॉप्ट किया जाएगा। और अगर कोई टेक्निकल टर्म वगैरह आ जाता है तो फिर हम इसमें कोर्ट ऑफ लॉ के केसेस का रेफरेंस ले रहे होते हैं। बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जिसको लॉ में डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिकल सिनेरियोज में एम्बिग्युइटी, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और एपेलेट ट्राइब्यूनल इन टर्म्स को डिफाइन करता है कि इन चीजों का क्या मतलब होना चाहिए। और जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ट्राइब्यूनल भी इनको डिफाइन करता है तो वो भी बेसिकली कॉमन या लीगल डिक्शनरी का ही मीनिंग का मतलब ले रहा होता है। तो अगर कोई जुमला, अगर कोई वर्ड ऐसा है जो कि लॉ में डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब कॉमन डिक्शनरी जनरल मीनिंग लिया जा रहा होगा। लेकिन अगर कोई चीज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइंड है तो इसकी पोजीशन या तो सेक्शन 2 में हो सकती है या सेक्शन 2 के अलावा किसी और सेक्शन में हो सकती है। अब सेक्शन 2 का तो टाइटल ही है डेफिनेशन, तो सेक्शन 2 में जितनी डेफिनेशंस है ना वो सारी डेफिनेशंस रेलेवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ एंटायर ऑर्डिनेंस। यानी सेक्शन 2 में अगर 50-60 लफ्जों को डिफाइन किया गया है, वो 50-60 लफ्ज पूरे ऑर्डिनेंस में जहां जहां यूज होंगे वहां वहां मैं सेक्शन 2 की डेफिनेशन को रेफर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल,
टैक्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी हुई है। अब पूरे लॉ में जहां जहां टैक्स का लफ्ज आएगा ना, वहां मैं सेक्शन 2 की डेफिनेशन को रेफर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इनकम की डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी हुई है, तो पूरे लॉ में जहां जहां इनकम का लफ्ज आएगा ना, मैं सेक्शन 2 की डेफिनेशन को रेफर करूंगा। और कुछ डेफिनेशन ऐसी होती है जो कि स्पेसिफिक सेक्शंस में दी हुई होती है। अगर कोई चीज स्पेसिफिक सेक्शन में डिफाइन की गई है तो उसका मतलब उसी सेक्शन तक महदूद रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टर्नओवर का लफ्ज सेक्शन 153 में डिफाइंड है, तो सेक्शन 153 में जो टर्नओवर का लफ्ज डिफाइंड है ना, वो सिर्फ सेक्शन 153 के लिए ही रेलेवेंट है, बाकी ऑर्डिनेंस के लिए रेलेवेंट नहीं है। अगर बाकी ऑर्डिनेंस में टर्नओवर की डेफिनेशन लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो उसके लिए मैं सेक्शन 2 या फिर जनरल मीनिंग को देख रहा हूं। अगर कोई टर्म ऐसा है जो कि किसी स्पेसिफिक सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो वो मीनिंग उस सेक्शन तक महदूद रखी जाएगी, उस सेक्शन के अलावा बाकी सेक्शंस पे अप्लाई नहीं हो रहा होगा। इसके बाद अगर मैं एक स्लाइड पीछे आऊं, तो हमारे पास जो लॉ में डेफिनेशंस डिफाइन की गई होती है, जो में हमारे पास लॉ में डेफिनेशंस गिवन होती है ना, उनमें भी 3 कैटेगरीज, 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, नंबर 2 इज इंक्लूसिव डेफिनेशन, एंड नंबर 3 इज हाइब्रिड डेफिनेशन। ये कॉन्सेप्ट आई गेस आपने कैफ लेवल पे देखा होगा। डेफिनेशंस बेसिकली 3 तरह की होती है, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव एंड हाइब्रिड। क्या फर्क इन दोनों में? सर, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन वो डेफिनेशन है जो मींस के लफ्ज से स्टार्ट हो, और अगर कोई डेफिनेशन मींस के लफ्ज से स्टार्ट हो रही है, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, तो इसकी आप डिक्शनरी मीनिंग को इग्नोर कर दोगे, लॉ मेकर ने उसे जैसे डिफाइन करा वही उस टर्म को मीनिंग दी जा रही होगी। तो एक्सक्लूसिव डेफिनेशन आर दोस दैट स्टार्ट विद मींस एंड एक्सक्लूड द कॉमन डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म। हम डिक्शनरी मीनिंग को भूल जाएंगे, लॉ मेकर की डेफिनेशन को ही कंसीडर करेंगे। सेकंड है हमारे पास इंक्लूसिव डेफिनेशन। अगर कोई डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है तो ये स्टार्ट होगी इंक्लूड्स के लफ्ज से, और अगर एक डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है तो इसमें डिक्शनरी मीनिंग को भी कैरी करना है और लॉ की स्पेसिफिक एडिशन और डिलीशन को भी कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास इनकम की डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इनकम इंक्लूड्स, यानी जो चीज जनरल टर्म में इनकम है वो तो इनकम है ही, और जो चीज लॉ ने ऐड करवाई वो भी इनकम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास टैक्स की डेफिनेशन एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, टैक्स मींस, तो आप भूल जाएंगे कि डिक्शनरी में टैक्स किसको कहते हैं, ऑर्डिनेंस में जो टैक्स डिफाइन किया गया वही हमारी नजर में टैक्स होगा। और तीसरी कैटेगरी हमारे पास हाइब्रिड डेफिनेशन की। हाइब्रिड डेफिनेशन वो डेफिनेशन है जो बेसिकली मींस के लफ्ज से स्टार्ट होती है, लेकिन उसमें आगे जाके इंक्लूड्स का लफ्ज भी आ रहा होता है। बाय नेचर ये एक तरह की एक्सक्लूसिव डेफिनेशन ही है, यानी कि अगर कोई डेफिनेशन हाइब्रिड डेफिनेशन है तो यहां भी आप डिक्शनरी मीनिंग को भूल जाओगे, लॉ की डेफिनेशन और लॉ की इंक्लूजन्स को ही हम कंसिडर कर रहे होंगे। तो हाइब्रिड डेफिनेशन स्टार्ट विद मींस but then goes to use include to include certain specific cases in the definition. Hybrid definition is also a sort of a exclusive definitions. Clear है? Yes. सर, तो हम टैक्स की डेफिनेशन देख रहे थे। टैक्स की डेफिनेशन सॉरी हमारे पास एक्सक्लूसिव नहीं, टैक्स की डेफिनेशन हमारे पास हाइब्रिड डेफिनेशन है। टैक्स की डेफिनेशन हमारे पास हाइब्रिड डेफिनेशन है, सेक्शन 2 के क्लॉज 63 में इसको डिफाइन किया गया। कहता है टैक्स मींस any tax imposed under chapter 2 that is charge of tax and includes any penalty, fee, other charge or any sum or amount leviable or payable under the income tax ordinance। कहता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 2 के तहत जिन जिन इनकम के ऊपर टैक्स लगाया गया वो सब टैक्स तो टैक्स है ही। इसके अलावा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के डिफरेंट प्रोविजंस के तहत अगर आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगाई गई, कोई फीस लगाई गई, कोई अदर चार्ज लगाया गया, कोई डिफॉल्ट चार्ज लगाया गया, ये सारी चीजें भी टैक्स ही कंसिडर की जा रही होगी। अब इसकी ना इन सारी चीजों की एक लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को याद होगा कि आपने कैफ लेवल पे रिकवरी ऑफ टैक्स के कुछ मैकेनिज्म पढ़े होंगे कि अगर कोई बंदा सीधी तरह से टैक्स पे ना करे तो कमिश्नर उनका टैक्स जबरदस्ती रिकवर कर सकता है। कैसे? उनका बैंक अकाउंट अटैच करके, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करके, उनके डेटर्स से कह के कि भाई आप इनको पैसे ना दो बल्कि टैक्स वालों को पैसा दो। तो डिफरेंट मैकेनिज्म है टैक्स के लॉ मेकर के पास जिसमें किसी बंदे का टैक्स रिकवर किया जा सकता है। अब लॉ मेकर ने पेनल्टी, डिफॉल्ट सरचार्ज को भी टैक्स की डेफिनेशन में डाल दिया, यानी कि एफबीआर के कमिश्नर के पास एक टैक्स को रिकवर करने के लिए जो पावर्स है ना, वो सारे पावर्स एक्सरसाइज किए जा सकते हैं अगर कोई पेनल्टी या डिफॉल्ट सरचार्ज भी रिकवर करना है। फॉर एग्जाम्पल कि इनकी सैलरी है, इनकी सैलरी के ऊपर टैक्स बनता है, तो मैं इनकी सैलरी के टैक्स को रिकवर करने के लिए इनका बैंक अकाउंट अटैच कर सकता हूँ। और फॉर एग्जांपल इनके ऊपर कोई डिफॉल्ट सरचार्ज बनता है तो डिफॉल्ट सरचार्ज को भी रिकवर करने के लिए मैं इनका बैंक अटैच कर सकता हूं, क्योंकि डिफॉल्ट सरचार्ज इज आल्सो अ टैक्स। तो लॉ मेकर ने बड़ा सोच समझकर, बड़ा इंटेंशनली
वो सारी अमाउंट जिसके ऊपर ऑर्डिनेंस के तहत आपके ऊपर बर्डन बनेगा, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो पेनल्टी हो, चाहे वो डिफॉल्टर चार्ज हो, सारी चीजें टैक्स की डेफिनेशन के अंदर कवर की है। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट लीगल टर्म है हमारे पास इनकम। इनकम की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 29 में दी हुई है। इनकम की डेफिनेशन एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इनकम इंक्लूड्स, यानी जो चीजें डिक्शनरी में कॉमन लाइफ में इनकम है वो तो इनकम है ही, लेकिन कुछ चीजें इन्होंने हमारी क्लैरिफिकेशन के लिए और ऐड कर दी। नंबर 1, एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस, वो सारी अमाउंट जिसके ऊपर लॉ कहता है टैक्स चार्ज किया गया वो सब कुछ इनकम है। अजान हो रही है, एक सेकंड अजान हो रही है, हम रुक जाते हैं। सर तो हम इनकम की डेफिनेशन देख लेते हैं। इनकम की डेफिनेशन हमारे पास एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस, वो सारी अमाउंट जिसके ऊपर ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स चार्ज किया गया वो सब कुछ तो इनकम है ही। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। देखें इनकम की डेफिनेशन को बड़ा टेक्टफुली और अच्छे तरीके से डिफाइन करना जरूरी है। रीजन बीइंग कि आपकी कंट्री का एक सुप्रीम लॉ है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कह सकता हूं कि हमारी कंट्री का सबसे सुप्रीम लॉ है, और पाकिस्तान में जितने भी कानून है, चाहे वो टैक्स के कानून हो, चाहे वो कॉर्पोरेट के कानून हो, चाहे वो पर्सनल मैटर्स के कानून हो, जितने भी कानून आपकी कंट्री में एप्लीकेबल है ना, वो सारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की किसी ना किसी क्लॉज के तहत बनाए गए। अब इनकम टैक्स का ये कानून जो बनाया गया, इसकी भी अथॉरिटी, इसकी भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी होगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई क्लॉज होगा जिसने कहा होगा कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो लोगों की टैक्स जो लोगों की इनकम के ऊपर टैक्स लगाए। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत इनकम टैक्स के लॉ मेकर को एक अथॉरिटी, एक पावर मिली कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसके तहत लोगों की इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाए। अब ये कानून उस लिमिटेड, उस गिवन पावर्स के बियॉन्ड नहीं जा सकता। अगर कोई चीज इनकम है तो उसके ऊपर टैक्स लगा सकता है, अगर कोई चीज इनकम नहीं है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लग सकता। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स वेल्थ के ऊपर नहीं लग सकता, क्योंकि इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स नहीं है। जिस तरह ज़कात का कॉन्सेप्ट, ज़कात एक वेल्थ, अगर मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ज़कात इज एग्जांपल ऑफ वेल्थ टैक्स। ज़कात आपकी इनकम पे नहीं, आपकी पूरी जमा पूंजी पे, जिसको एक साल गुजर जाए उस पे लगता है। लेकिन खुमुस, किसी को पता है खुमुस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कि इस्लाम में हम खुमुस भी देते जो हमारी इनकम के ऊपर लग रहा होता है। तो खुमुस एक सॉर्ट ऑफ एग्जांपल है इनकम टैक्स की, और ज़कात एक एग्जांपल है वेल्थ टैक्स की। तो अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस किसी ऐसी अमाउंट पे टैक्स लगा दे जो इनकम ही नहीं है, तो वो टैक्स नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो इनकम की डेफिनेशन को इन्होंने बड़ा सोच समझ के, बड़ा टैक्टफुली इस तरह से डिफाइन किया गया है कि वो हर एम्बिट में हर चीज को लेकर आने की कोशिश करता है। पहले तो कहा कि वो सब कुछ जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया वो टैक्स है, वो इनकम है। फिर कहता है वो सब कुछ जिसके ऊपर टैक्स कलेक्ट डिडक्ट हो रहा है ना, वो भी आपकी इनकम है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं पाकिस्तान से बाहर गुड एक्सपोर्ट करता हूं, हम लोगों को मालूम होगा शायद कि एक्सपोर्ट प्रोसीड के ऊपर हमारा 1% का टैक्स विथहोल्ड होता है, और वो जो एक्सपोर्ट प्रोसीड के ऊपर 1% का टैक्स विथहोल्ड होता है ना, वो हमारा फुल एंड फाइनल टैक्स होता है। तो कल को कोई ये कह सकता है, कोई लॉयर उठ जाए या कोई टैक्स कंसल्टेंट उठ जाए कि भाई एक्सपोर्ट प्रोसीड जो मैंने रिकवर की वो मेरी इनकम थोड़ी, वो तो मेरी सेल प्रोसीड है, इसके ऊपर क्यों टैक्स लग रहा है? ये तो नल एंड वॉइड होना चाहिए। अगर मैं, एक मिनट, मैं कह रहा था कि अगर लेट से कि एक पर्सन पाकिस्तान से बाहर गुड एक्सपोर्ट करता है, तो आपके पास इनकम टैक्स लॉ में एक सेक्शन है, सेक्शन 154, जो कि ये कहता है कि एक्सपोर्ट प्रोसीड की रियलाइजेशन पे 1% का टैक्स लगेगा, और वो 1% का टैक्स फुल एंड फाइनल टैक्स है। अब कल को कोई ये कह सकता है, कोई ये आर्ग्यूमेंट रेज कर दे, कोई ये लीगल केस फाइल कर दे कि भाई अगर मुझे एक्सपोर्ट प्रोसीड आ रही है तो एक्सपोर्ट प्रोसीड में इनकम थोड़ी है, वो तो सेल प्रोसीड है, उस एक्सपोर्ट में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा वो मेरी इनकम है। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने कहा कि हर वो अमाउंट जिसके ऊपर हम टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट करवाएंगे ना, वो चीज भी आपकी इनकम कंसीडर की जा रही है। यानी कि अगर एक्सपोर्ट प्रोसीड के ऊपर टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट करवाया जा रहा है तो वो चीज भी आपकी इनकम की डेफिनेशन में कवर करती है। फिर इसी तरह एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब ये सारी बातें थोड़ी ऐसी हैं जिसको लीगली बड़ा ही चैलेंज किया जा सकता है कि भाई ऐसे तो आपने सब कुछ ही इनकम बना दिया। एक्सपेंसेस भी इनकम बने। तीसरे पॉइंट में इन्होंने ये कह दिया कि वो सारी अमाउंट जिसको हम इनकम अज्यूम करवाएंगे वो भी इनकम है, वो सारी अमाउंट जिसको हम इनकम अज्यूम करवाएंगे वो सब कुछ भी इनकम है। और लॉ मेकर ने इस थर्ड पॉइंट को भी बड़ा यूज किया है पास्ट में, और फिर बड़े कॉन्सिक्वेंसेस और बड़े चैलेंजेस और बड़े
केसेस भी फेस किए। अब लॉ मेकर क्या कहता है कि अगर मैं किसी को इनकम अज्यूम करवा दूंगा तो वो भी इनकम है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सबको पता है कि पाकिस्तान में हम नॉर्मल प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत तो टैक्स कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद एक टर्नओवर टैक्स कैलकुलेट करता है, और टर्नओवर टैक्स अगर हमारे एक्चुअल टैक्स से ज्यादा बने तो फिर हम टर्नओवर टैक्स पे करते हैं, टर्नओवर का 1.25%। तो अब यहां भी सवाल क्रिएट हो सकता है कि भाई टर्नओवर तो इनकम ही नहीं है, तो टर्नओवर का 1.25% कहां से आ गया? तो जब मैं टर्नओवर टैक्स की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा ना, तो वहां इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि टर्नओवर वुड बी ट्रीटेड एज योर इनकम, टर्नओवर वुड बी ट्रीटेड एज योर इनकम, और आपको उसके टर्नओवर का 1.25% कम से कम टैक्स देना। इसी तरह पास्ट में ये हुआ था कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स के ऊपर टैक्स लगाया गया था। ये कोई 4-5 साल पुरानी बात बता रहा हूं कि लॉ में एक सेक्शन ऐड हुआ था जिसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स के ऊपर टैक्स लगाया गया था कि अगर एक कंपनी अपने प्रॉफिट में से सर्टेन अमाउंट डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो मसला नहीं है, लेकिन अगर सर्टेन अमाउंट डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट ना करे तो उनके अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स पर टैक्स लग जाता था। फिर जैसे ही वो सेक्शन लॉ में आया तो बहुत सारे लॉयर्स ने, बहुत सारे कंसल्टेंट ने उसके खिलाफ केस फाइल किया कि भाई रिजर्व्स तो हमारी वेल्थ है, आप रिजर्व पे क्यों टैक्स लगा रहे हो? तो फिर लॉ मेकर को रियलाइज हुआ कि ये इन्होंने गलत कर दिया, तो उन्होंने वो सेक्शन वक्त के साथ साथ डिलीट करके, मतलब ओमिट कर दिया, डिलीट तो नहीं किया। इसी तरह आज भी लॉ में ये एक और इस तरह की चीज है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के सरप्लस फंड के ऊपर 10% का टैक्स है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के सरप्लस फंड के ऊपर 10% का टैक्स है। यानी कि अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने चैरिटेबल डोनेशन वगैरह इकट्ठा की, खैर के कामों में खर्च कर दी, अच्छी बात है, लेकिन अगर खर्च ना की तो वो सरप्लस फंड बन जाता है। और कुछ कंडीशंस वगैरह है वहां पे कि सरप्लस फंड की अगर ये कंडीशंस हो तो आपके ऊपर टैक्स लग जाता है। तो बहुत सारे केस लॉस आज पेंडिंग है इस मैटर के ऊपर कि भाई सरप्लस फंड तो इनकम ही नहीं है, और सरप्लस फंड इनकम ही नहीं है तो उस पर टैक्स भी लगाया जा रहा है। लेकिन लॉ मेकर ने अपनी पावर्स को इस तरह से मतलब फैलाने की कोशिश की है कि इन्होंने कहा कि भाई जिसको भी हम इनकम बनाएंगे वो भी हमारी नजर में इनकम बन जाएगा। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास एनी लॉस ऑफ इनकम। ये समझ आता है कि लॉस ऑफ इनकम क्या चीज है? देखिए, लॉस ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट ये है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फ्लैट है और ये फ्लैट मैंने दिया रेंट पे, और इस फ्लैट का लेट्स से कि फेयर मार्केट रेंट है 1.2 मिलियन। अब मैंने क्या किया कि फ्लैट अपने रिलेटिव को या लेट्स से अपने भाई को रेंट पे दे दिया, और एक्चुअल रेंट लिया मैंने उससे 0.8 मिलियन। मेरे पास एक फ्लैट है जिसका फेयर मार्केट रेंट है 12 लाख, और मैंने वही फ्लैट अपने भाई को किराए पे दे दिया 8 लाख रुपए में। तो लॉ मेकर ये कहेगा कि भाई आपने एक्चुअल में 8 लाख रुपए कमाए, आपने अपने भाई के अगेंस्ट 0.4 की इनकम लूज की है ना, तो हमारे ऊपर ये एहसान क्यों डाल रहे हो? आपने जो इनकम लूज की हम इसको भी इनकम कंसिडर करेंगे। यानी कि जब आप इस तरह की टैक्सेशन देखोगे तो आप देखोगे मैं टैक्सेशन करूंगा हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट, व्हिचएवर इज हायर वुड बी योर चार्जेबल इनकम। तो अगर एक चीज की फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है और आपने उसको कम में जाने दिया, तो लॉ मेकर की नजर में जो आपने इनकम लूज की वो भी आपकी इनकम होगी और उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 4 में बेसिकली ये बात की गई है कि अगर किसी चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है तो जो लॉस ऑफ इनकम है वो भी आपकी इनकम कंसिडर किया जाएगा। एनपीओस के जो सरप्लस पे टैक्स है, ये कोई इनकम टैक्स और तो ये बेसिकली हमने आसान से कॉन्सेप्ट कवर किए, डेफिनेशन कवर की टैक्स की और इनकम की। इसकी बहुत ज्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बीइंग अ टैक्स स्टूडेंट हमें थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि टैक्स की डेफिनेशन क्या है और इनकम की डेफिनेशन क्या है। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने कवर करने वो ये है कि पर्संस का कॉन्सेप्ट क्या है और टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अब हम पर्संस और टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट देखेंगे।